हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के उस पहलू पर बात करेंगे जो कई बार काफ़ी विवादित रहता है। कई लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन कैसे चलता था। क्या शासन राजतंत्रात्मक था या जनतंत्रात्मक था या समूह शासन था? इसके स्पष्ट प्रमाण क्या थे, उस पर चर्चा करते हैं प्रमाणों के साथ। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से सबसे एक है जो इतने लंबे समय तक और इतने सुदूर क्षेत्र में विस्तृत थी। मैंने बताया था इस सभ्यता का जो विस्तार था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में पाकिस्तान से लेकर के कश्मीर तक, फिर कश्मीर से लेकर दहमाबाद तक, तो इतने बड़े क्षेत्र पर यह सभ्यता विकसित थी। क्या इसका कोई एक केंद्रीय प्रशासन था या यहाँ शासन की कोई अन्यत्र व्यवस्था थी? इन सारे प्रश्नों का हम समाधान ढूंढेंगे प्रमाणों के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें जो प्राप्त अभिलेख हैं, जो चिन्ह हैं, लिपि चिन्ह हैं, वो चूंकि अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए बहुत से प्रश्न अनुत्तरित हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शासन कैसे चलता रहा होगा। जो विद्वान हुए हैं, कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे मार्टिमर व्हीलर, एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। इनका मानना है कि संभवतः ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी, नगरीय संस्कृति थी और बहुत दूर तक विस्तृत संस्कृति थी। तो यहाँ पर मध्यम वर्गीय जनतंत्रीय शासन प्रणाली रही होगी। मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि जो मध्यम वर्ग थे उनके द्वारा बनाई गई जो जनतांत्रिक सरकार थी वो संभवतः इस क्षेत्र का शासन संचालित करती रही होगी। इसी तरह का विचार मिस्टर हंटर का भी है। उनका भी कहना है कि सिंधु सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक ढंग से ना चल करके जनतंत्रात्मक तरीके से चलता रहा होगा। तो मिस्टर हंटर भी जनतंत्र के समर्थन में है। अर्नेस्ट मैके जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शासन एक प्रतिनिधि शासन तंत्र के माध्यम से चलता रहा होगा। प्रतिनिधि शासन तंत्र रहा होगा। कुछ लोगों को प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किया जाता रहा होगा जनता के द्वारा, और वो चुने गए प्रतिनिधि यहाँ का शासन करते रहे होंगे। स्टुअर्ट पिगट मानते हैं कि चूंकि यहाँ के लोगों की धर्म में बड़ी आस्था थी और वो विभिन्न प्रकृति देवी, मातृ देवी, इन सब की आराधना करते थे, संभवतः यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। स्टुअर्ट पिगट की विचारधारा है कि पुरोहित वर्ग का शासन यहाँ संचालित रहा होगा, पुरोहित वर्ग शासन करता रहा होगा। कुछ दूसरे इतिहासकार हैं, उनका कहना है चूंकि ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी तो व्यापार प्रबंधन के लिए व्यापारियों का जो समूह था
सारे निर्णय वो लेता था और इस तरह से कोई ऐसा समूह शासन चलता रहा होगा जिसमें वणिकों की, जो वणिक थे, वणिकों के द्वारा बनाया गया समूह शासन रहा होगा जो शासन संचालित करता रहा होगा। वणिक शासन, समूह शासन की व्यवस्था रही होगी जिसमें व्यापारी लोगों के प्रतिनिधि रखे जाते रहे होंगे, क्योंकि नगर व्यापारी संस्कृति के परिचायक थे तो संभवतः इस प्रकार शासन संचालित रहा होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्रत्येक नगर का शासन स्वतंत्र रहता रहा होगा। जो नगर हैं, नगर स्वायत्त रहे होंगे और स्वतंत्र संचालन नगरों का होता रहा होगा और नगरों की एक समिति द्वारा शासन का संचालन होता रहा होगा। ये अलग अलग राय, ये विभिन्न इतिहासकारों की धारणाएं हैं। अब हम उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सही हल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर हम ये माने कि पूरे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का शासन ऐसे कुछ वणिकों की समिति करती रही होगी या पुरोहित राजा की समिति करती रही होगी, तो क्या प्रमाण है? या नगरों का शासन स्वतंत्र रहता रहा होगा तो इसका क्या प्रमाण है? सिंधु सभ्यता के संपूर्ण विस्तार क्षेत्र में बांटों का आकार एक समान होना, मोहरों का पाया जाना, नगर प्रणाली, जो नगर नियोजन व्यवस्था है, और यहाँ तक कि ईंटों का आकार एक जैसा होना, ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिससे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र का शासन किसी न किसी एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा संचालित होता रहा होगा। अगर हम नगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि प्रत्येक नगर का शासन अलग अलग समूह के द्वारा संचालित होता था, तो उन नगरों में बांट का आकार प्रकार भी भिन्न होना चाहिए। ईंटों के जो आकार हैं, उनका जो साइज है, उसमें भी अनुपात भिन्न होना चाहिए। बस्तियों की बसावट में भिन्नता होनी चाहिए। लेकिन नगरों की जो नगर विन्यास योजना है, ईंटों का एक समान पाया जाना है, नापतोल के बांटों का एक जैसा होना है, धार्मिक विश्वासों, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि निश्चित ही कोई ऐसी केंद्रीय शक्ति के द्वारा ही शासन संचालित होता रहा होगा। ये जरूर है कि उस केंद्रीय शक्ति को चयनित करने के लिए, चूंकि नगर व्यापार प्रधान थे, व्यापारियों की समिति उन लोगों को चयनित करती रही होगी और वो पूरे देश का शासन संचालित करते रहे होंगे। जरा कल्पना कीजिए कि अगर केंद्रीय शक्ति न होती तो क्या विदेशों के साथ व्यापार हो सकता था? विदेशों के साथ व्यापार करना, मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापार करना तभी संभव है जब संपूर्ण देश का शासन एक केंद्र के द्वारा संचालित हो। प्रत्येक नगर का शासन अगर स्वतंत्र होता तो शायद ये जो व्यापारिक संबंध है या एक समानता चीज़ों में जो है, ऐसी देखने को नहीं मिलती। ओके, तो इन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता में जो शासन का संचालन होता था वो केंद्रीय शक्ति के द्वारा होता था, जिसका संचालन करने के लिए चयन जो व्यापार प्रधान लोग थे, वणिकों की एक समिति के द्वारा होता रहा होगा। ओके, ये प्रश्न उत्तरित हो गया। दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि जो यहाँ की लिपि है, इसकी क्या विशेषता है? लिपि को क्यों नहीं पढ़ा जा सका? ऐसी क्या बात है? मेसोपोटामिया की लिपि तो पढ़ी गई, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका।
मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि जो यहाँ लिपि चिन्ह मिले हैं 375 से लेकर के 400, जिसमें मूल चिन्ह 64 है, 64। ये लिपि जो प्राप्त हुई है वो किस पर प्राप्त हुई है? मोहरों पर प्राप्त हुई है। बर्तन के, मिट्टी के जो बर्तन हैं, बर्तन के अवठ पर प्राप्त हुई है, बर्तनों के अवठ पर प्राप्त हुई है इसके लिपि के चिन्ह। ये लिपि एक रहस्यमयी लिपि है, इसको कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। ये भाव चित्रात्मक लिपि है, ये वर्णमालीय लिपि नहीं है। इस लिपि में वर्णमाला नहीं है। अगर वर्णमालीय लिपि होती तो इसको पढ़ना संभव हो जाता। ओके, ये भाव चित्रात्मक लिपि है, संकेत लिपि के रूप में आप जान सकते हैं। चीज़ों को संकेत के माध्यम से लिख दिया गया है, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ये लिपि जो है दाहिने से बाएं की ओर लिखी है, दाहिने से बाएं लिखी गई है। जो मोहरें हैं, इन मोहरों पर इधर से लिखा गया है। दाहिनी ओर हाशिया है, दाहिनी ओर रिक्त स्थान है। जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं तो बाईं ओर हाशिया होता है। इस लिपि के जो नमूने प्राप्त होते हैं उसमें दाहिनी ओर जगह है, तो ये लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी गई है। फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरह लिखी। इस लिपि को बोस्त्रोफेदन या गोमूत्राक्षर लिपि कहते हैं, क्योंकि ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं इस तरह जिगजैग वे में लिखी गई है, इसलिए इसका यह नाम दिया गया है। तो अगर इस लिपि को पढ़ना संभव होता तो शायद इस सभ्यता के बारे में कुछ नए अनछुए पहलुओं को हम अच्छी तरह से जान सकते। तो भाव चित्रात्मक और रहस्यमयी होने के कारण, वर्णमालीय लिपि न होने के कारण इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, एक और छोटा सा प्रश्न इसमें कभी पूछते हैं कि अवतल चक्कियाँ या सैंडल कुरेंस क्या है? अनाज को पीसने के लिए ओखलियाँ या सपाट पत्थर की ऐसी संरचना जिसको जमीन में गाड़ दिया जाता था और अनाज को पीसने के काम में लिया जाता था, उसको अवतल चक्कियाँ या सैंडल कुरेंस कहते थे। तो मित्रों, ये कुछ तथ्य थे जो मैं आपको प्रेषित कर सका। ये कुछ तथ्य थे जिससे मैंने आपको जानकारी दी। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक्स।